नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज परिवर्तन चक्र की होगी। परिवर्तन चक्र का मतलब सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के जरिए ना समझा जाए। इतिहास चक्र हालांकि लोहिया ने भी लिखा है, लेकिन परिवर्तन चक्र का मतलब आज इस दृष्टि से है, हर कोई बदल रहा है। बदल रहा है तो बदले मिजाज में निशाने भी साधे जा रहे हैं, और बदले मिजाज में खुद को परिभाषित करने की स्थिति में भी हर कोई क्यों आ रहा है। शुरुआत कल अंबेडकर की जयंती है। जयंती के दिन क्या होगा, बिसात कैसे बिछेगी, सबसे पहले चलते हैं अपने रिपोर्टरों के पास। जरा देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू कांग्रेस की सभा और कार्यक्रमों के लिए सज गया है। कल सुबह से ही कांग्रेस के नेता दलितों के बीच पहुंचेंगे। अंबेडकर को याद करने के बाद कांग्रेस के नेता दलितों के साथ भोजन भी करेंगे। एक वक्त था जब कांग्रेस के नेताओं ने दलितों को किनारे कर दिया था, लेकिन अब ये बात कांग्रेस की समझ में आ गई है कि बिना दलित वोट के राजनीति में आगे बढ़ पाना मुश्किल है। मायावती ने जब अपना सियासी सफर शुरू किया होगा, तब उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत के दूसरे राजनीतिक दलों में बाबा साहब को अपना बनाने की होड़ लग जाएगी। लखनऊ के इसी अंबेडकर स्मारक में मायावती बाबा साहब को अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगी। उधर बीजेपी ने बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर पूरे साल कार्यक्रम करती रहेगी। जाहिर है, ऐसे में मायावती के सामने परीक्षा की एक बड़ी घड़ी है। बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशाल कार्यकर्ता समागम तो कर रही है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि बाबा साहब को केवल दलित आइकॉन बनाकर वो ज़्यादा राजनीतिक लाभ नहीं ले सकती है। इसलिए बीजेपी की तरफ से ये प्रयास होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक हिंदू आइकॉन की तरह पेश किया जाए, ताकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक फायदा उसे मिल सके। पटना से क्या कल वाकई ये बात निकलेगी? हिंदू आइकॉन तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय आइकॉन के तर्ज पे कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि बाबा साहब को दलित के उस दायरे से बाहर निकाल दिया जाए जिसको लेकर इस देश के भीतर सियासत होती है, क्योंकि उसकी अपने राजनीतिक गणित में दलित शब्द, दलित वोट बैंक फिट बैठता नहीं है। क्या करेगी बीजेपी? आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यह अंबेडकर की 125वीं जयंती के एक दिन पहले छपा सरकारी विज्ञापन है। जयंती 14 अप्रैल को है, यानी कल, लेकिन विज्ञापन आज यानी 13 अप्रैल को ही छाप दिया गया। यानी अंबेडकर को लेकर एक ऐसी सियासी होड़ अब शुरू हो चुकी है जिसमें हर कोई खुद को अंबेडकर के हक में खड़ा करेगा, और इसके दावेदार हैं 3। कांग्रेस ने धीरे धीरे अंबेडकर को राजनीतिक तौर पर दफनाया, तो मायावती ने अंबेडकर को सत्ता तक पहुंचने का जरिया बनाया। और अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि अंबेडकर को अगर राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए जाएं, तो फिर नेहरू गांधी परिवार खुद ही निशाने पर आ जाएगा और कांग्रेस को सियासी झटका भी लग जाएगा। यानी दलितों के कल्याण की जगह हर किसी की जरूरत विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए अंबेडकर प्रेम की है। वजह भी यही है कि पटना में कल बीजेपी अध्यक्ष की रैली होगी, तो आज ही नीतीश कुमार ने सवाल उछाल दिया कि बीजेपी कब अंबेडकर के रास्ते चली है। कल एक और कार्यक्रम बगल में वैसे लोग करने जा रहे हैं अपना पार्टी का, जिनको अंबेडकर साहब से कोई लेना देना नहीं था। तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि 6 महीने बाद होने वाले बिहार चुनाव में उनका खड़ा किया गया महादलित वोट बैंक का भी इम्तिहान होना है। लेकिन सवाल तो दलितों का है और अंबेडकर की विचारधारा का भी है, जिसमें कोई राजनीति संयोग से फिट बैठती नहीं। क्योंकि देश में कम से कम मैला ढोने वाले तो आजादी के 67 बरस बाद एक भी शख्स नहीं होता अगर राजनीति वाकई अंबेडकर के रास्ते पर चल रही होती। लेकिन 2011 के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वक्त में 7 लाख से ज्यादा मैला ढोने वाले मौजूद हैं, और ये मैला ना ढोएं इसके लिए आजादी के बाद से 3000 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। तो देश में दलितों की सामाजिक आर्थिक हालात से इतर बहस इसी पर हो चली है कि किस राजनीतिक दल का अंबेडकर से कितना जुड़ाव है। मूलतः अंबेडकर के सिद्धांतों, उनके कार्यक्रमों को अमली जमा पहनाने का नहीं है। उनका मुख्य मकसद है कि इस बहाने हम बिहार के दलित वोट कैसे प्राप्त करें और फिर अपना जीत हासिल करें। सवाल है राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, किस रूप में सोचते हैं, लेकिन जरा दलितों के भीतर और खास तौर से जिसका जिक्र रिपोर्ट में हुआ है मैला ढोने वाले,
दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद का, वहां पर लोनी का इलाका, वाल्मीकि समाज के लोग वहां पर रहते हैं। सुन लीजिए क्या कहते हैं। परिवार में हमारे जो पापा हैं वो भी महिला ढोते हैं, मम्मी भी बाहर काम करने के लिए जाती हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे समाज के साथ ही? अब से पहले भी हमारी समाज गुलामी थी, ऐसा क्यों है? आखिर कब तक ये ऐसा ही चलेगा? क्यों हम गुलामी बन के रहेंगे? देगा कुछ सरकार काम, हम तो छोड़ देंगे काम, मेला ढोना छोड़ दें, कोई खुशी थोड़ी है, अच्छा थोड़ी लगे। साग सब्जी बेचने का काम है, उसको कोई कर लेंगे, पर इस गंद से तो छुटकारा पावे। इसमें बीमारी बनती है, कीटाणु बनता है, वो हमारे शरीर में जाता है तो हम बीमारी भुगतते हैं। क्या वाकई किसी को फिक्र है? चलिए, राजनीति को नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो इस दिशा में सोचना चाहिए। सामाजिक तौर पर शुद्धिकरण का जिक्र अक्सर होता है और शायद इसीलिए इस बार यानी कल पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है वो बाबा साहब अंबेडकर पर केंद्रित अंक के तौर पर निकल रहा है। यानी सियासी की विरासत, सियासत की विरासत कैसे कागजी रूप में निकल कर आती है, लेकिन क्या कहा जा रहा है संघ के तौर पर, उसकी सक्रियता भी देख लीजिए। 1940 के दशक में डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने बाबा साहब गए थे, संघ के कैंप देखने गए थे और वो देखकर वो आश्चर्य में रह गए कि यहाँ की जाति के आधार पर मैं कोई विभाजन नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद गोलवलकर गुरुजी के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय विचारों का चिंतन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम जाति प्रदेश विचारधारा में विभाजित करके क्यों देखें? वाकई परिवर्तन चक्र तो है इस दौर में, संकेत साफ है। संघ कह रहा है तो बीजेपी भी उस दिशा में बढ़ेगी जहां पर जिक्र इस बात का होगा कि बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ दलित पिछड़े समाज के हिसाब से ना देखिए बल्कि राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर स्थापित कीजिए। और राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र हो सकता है कल को हिंदू आइकॉन के तौर पर। कांग्रेस जिसे जिसे छोड़ रही है उसे उसे बीजेपी साध रही है, यह एक सच है। लेकिन इनसे इतर संविधान इस देश का है या नहीं है? संविधान के तहत राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके संविधान से इतर क्यों बोलते हैं और खुल्लम खुल्ला क्यों बोलते हैं? यह जिक्र शिवसेना का है। देखिए इस परिवर्तन चक्र में कौन कौन राजनीतिक दल नए नए बिसात में अपने आप को कहां कहां फिट कर रहा है। हिंदुत्व का राग बीजेपी ने अपनाया तो मुस्लिम विरोध के स्वर शिवसेना के हैं। दोनों रास्ते मिले ना मिले, लेकिन सत्ता पाने के बाद बीजेपी अगर खुद को मॉडरेट तरीके से पेश करना चाह रही है तो शिवसेना की नजर बीजेपी की उसी राजनीतिक जमीन पर है जिस पर हिंदुत्व का राग छेड़कर बीजेपी सत्ता में पहुंच गई और अब सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। तो पहली बार शिवसेना ने मुस्लिम विरोध के ऐसे तीखे जहर उगले कि जो संविधान से मिले देश के नागरिकों के हक के भी खिलाफ चले गए। जाहिर है इसके बाद राजनीतिक तौर पर हंगामा मचना था तो हंगामा मचा। अब सवाल है ऐसी प्रतिक्रिया होगी ये शिवसेना ने सोचा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी सोच समझकर शिवसेना के संजय राउत ने अगर वोट के अधिकार को ही छीनने की बात कह डाली तो समझना यह भी होगा कि शिवसेना उसी थ्योरी को आत्मसात करना चाह रही है जिसके आश्रय कट्टर हिंदुत्व वोट बैंक उसके साथ जुड़ जाए। वजह भी यही है कि शिवसेना अब यूपी में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को ही ठिकाने लगाने के लिए अपने बूते उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान पर उतरने का मन भी बना रही है। वहीं सवाल मुस्लिमों का है तो हैदराबाद से निकलकर ओवैसी अब महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की तैयारी भी कर रहे हैं और उनके निशाने पर शिवसेना आ गई है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जाकर यूनेस्को के बिल्डिंग में तकरीर कुछ और करेंगे, मगर उन्हीं की अलाई मुंबई में अपने एडिटोरियल में लिखेंगे कि मुसलमानों से उनका वोट डालने का हक छीन लिया जाए। तो ये अच्छी चीज़ है कि इनका एजेंडा असली चेहरा सामने आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के सामने। जब तक मुसलमान इस देश में वोट बैंक बनकर अपनी राजनीति करता रहेगा तब तक मुसलमानों का कभी विकास नहीं होगा और कभी मुख्य धारा में आ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ समय तक उनका वोटिंग राइट स्थगित करना चाहिए। यानी बीजेपी की जगह शिवसेना और कांग्रेस की जगह एमआईएम यानी ओवैसी लेने को तैयार है। यानी संविधान हर किसी ने पढ़ा है, सिर्फ डर और खौफ की राजनीति को हवा देकर बिसात बिछाने की कोशिश नए सिरे से जारी हो चली है। लेकिन परिवर्तन के दौर में एक किस्सा और निकल कर आया। यह सुभाष चंद्र बोस का किस्सा था। दस्तावेज नए तरीके से सामने आए, दायरे में लिया गया नेहरू को, या शक के कटघरे में खड़ा किया गया नेहरू को। कांग्रेस के भीतर से भी कुछ सवाल उठे और उसमें दीनदयाल उपाध्याय को भी दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। अगर हिम्मत है
तो उनके दस्तावेज निकालिए। जो जिस तरह से मामला उठा सुभाष चंद्र बोस की जासूसी नेहरू जी कराते थे, अब उसके उनके परिजन भी प्रधानमंत्री से मिलकर के मांग कर रहे हैं सार्वजनिक किया जाए, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए और हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि जो भी ऐसी बातें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को सार्वजनिक करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने सहयोगी के रूप में इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से इस देश के लिए काम किया, ये इन दोनों के बीच में जो एक मतभेद पैदा करने का और प्रचारित किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस बात को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कैसे हुई, किन वातावरण में हुई, किस पर यह संकेत जाता है, उसकी भी जांच कराना चाहिए भाजपा को। और अगर 47 से पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी जासूसी करा रहे थे तो उस सरकार में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जो जनसंघ के संस्थापक हैं, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी उनकी जासूसी कराई। फिर उसमें गृह मंत्री सरदार पटेल तो उन्होंने भी जासूसी कराई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग क्यों जो है नेहरू जी के साथ साथ सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शास्त्री जी सबकी क्यों जो है इतनी बदनामी करा रहे हैं। क्या कीजिएगा, परिवर्तन का दौर है, राजनीति बदल रही है, सियासत बदल रही है। अरविंद केजरीवाल की सीमा जहां पर दिल्ली में खत्म होती है, वहां से कल क्या वाकई एक नई सरहद शुरू हो जाएगी? योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की कल सुबह 10 बजे से बैठक है। रिपोर्ट देखिए। यह लकीर बताती है कि आंदोलन के बाद सत्ता और सत्ता के बाद फिर आंदोलन की खोज, क्योंकि आंदोलन खत्म तो विस्तार खत्म। तो केजरीवाल की सत्ता की सीमा जहां खत्म होती है, वहां योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण एक नई सरहद बनाने के लिए कल सुबह 10 बजे जुटेंगे। दिल्ली से सटे गुड़गांव की शुभ वाटिका में स्वराज संवाद के नाम पर बैठक होगी। 3000 वॉलेंटियर्स उसी अंदाज में जुटेंगे जैसे कभी जंतर मंतर और रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के दौर में सभी जुटते थे। केजरीवाल की सत्ता की सरहद के आर पार का अंतर कल खूब दिखाई देगा। दिल्ली की बैठकों का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन गुड़गांव की बैठक में हर किसी के लिए दरवाजा खुला रहेगा। दिल्ली में कोई भी स्टिंग कर लेता है क्योंकि मोबाइल और कैमरे की इजाजत नहीं होती, लेकिन गुड़गांव में मोबाइल ही नहीं, कैमरा भी हर कोई ले जा सकता है, तो कोई स्टिंग भी नहीं होगा। दिल्ली में मीडिया को एडिट कर बताया जाता है, लेकिन गुड़गांव में मीडिया खुले तौर पर बैठक देख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे तो लाइव टेलीकास्ट भी कर सकता है। यानी अन्ना आंदोलन के दौर में जो खुलापन दिल्ली में दिखाई दे रहा था, वो सत्ता मिलने के बाद दिल्ली से कुछ इस तरीके से रफूचक्कर हुआ कि खुलेपन के लिए आम आदमी पार्टी के बागियों को दिल्ली में जगह ही नहीं मिली। इसीलिए दिल्ली में सरकार का रास्ता केजरीवाल तय कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विस्तार का रास्ता योगेंद्र और प्रशांत तय करना चाहते हैं। तो कल पार्टी में वॉलंटियर यानी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विचार होगा और स्वराज पर बात होगी। हमने तय किया है कि जिस स्वराज की भावना के अनुरूप हम चाहते हैं कि राजनीति बदले, वो स्वराज की भावना हमारे अपने संवाद में होगी। यानी उन्हीं मुद्दों पर फिर बात होगी जिनकी गूंज कभी अन्ना आंदोलन के दौर सुनाई पड़ती थी और जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल ने ही धार भी दी। लेकिन वक्त बदला है, तो कल की बैठक की धार देखने समझने के बाद ही केजरीवाल समूह तय करेगा कि किसकी धार में कितना पैनापन है। पैरेलल एक्टिविटी है, एक समानांतर कार्रवाई करके पार्टी के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करने की कोशिश है। तो दिल्ली सिमट गई है और व्हिप जारी कर स्वराज संवाद की बैठक का निमंत्रण पार्टी के किसी सदस्य को स्वीकार न करने का आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन दिल्ली देश तो नहीं। कुछ इसी अंदाज में कल सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी जो शाम तक चलेगी। इंतजार कीजिए किसमें कितनी धार, और फिर क्या वाकई जिसमें धार वो एक नई धारा निकालेगा। इंतजार करना होगा कल शाम तक। गजब है आम आदमी पार्टी के भीतर की तलवार, दोनों तरफ धार है। एक धार है, दूसरी धार बोथरा है। तय कल इसी को लेकर होना है। लेकिन इन सब के बीच फिक्र किसे है? किसानों की। 3 तस्वीर देखिए। ये 3 तस्वीर सारी कहानी खुद ब खुद कह देती है। पहली तस्वीर वो है जिसमें 75 से 100 रुपए तक के मुआवजे के तौर पर चेक है। दूसरी तस्वीर वो है
जिसमें जो पीड़ित नहीं है उसे मुआवजा दे दिया गया फिरोजाबाद में। और होशंगाबाद की तस्वीर तो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। यहां पर सहकारी बैंकों ने उन किसानों को कुर्की जब्ती के आदेश दे दिए जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया, और उसके बाद वहां पर खुले आसमान तले अनाज सड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि किसानों की फिक्र किसे है। प्रधानमंत्री दुनिया के दौरे पर है, वहां पर मेक इन इंडिया का जिक्र हो रहा है, और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहकर खटखटाया किसानों ने कि मेक इन इंडिया तो चूर की गोटी है, यहां पर मेक इन विलेज तो कर लीजिए, गांव तो कर लीजिए। सरकार दुनिया भर में मेक इन इंडिया की गुहार लगा रही है और देश के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए खेत इन इंडिया की गुहार लगा रहे हैं। सरकार इसके लिए विकसित देशों की ओर देख रही है तो सरकार से निराश किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सरकार से ये बताने को कहा है कि अध्यादेश को दोबारा लागू करने के लिए इतनी बेताबी की वजह क्या है। शोकॉज नोटिस सरकार के वेरियस मिनिस्ट्रीज को, उनको कोर्ट में एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी, ये समझाना पड़ेगा कि हमने क्यों ये ऑर्डिनेंस रीप्रमलगेट की। 4 हफ्ते में सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि आखिर ऐसा क्या संकट था कि अध्यादेश लागू करना ही एकमात्र उपाय था। किसानों ने भी ये ऐलान कर दिया कि खेत इन इंडिया की लड़ाई के तो अभी बीज पड़े हैं और कटाई तक लड़ाई चलेगी। कोर्ट ने जो कहा है 4 हफ्ते का जो टाइम दिया है, इसमें सरकार के ऊपर एक प्रेशर तो बना है कि उसका जवाब सरकार यहाँ पे देगी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी करने के बाद सरकार नाराज किसानों को मन की बात करके समझा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद सरकार दोराहे पर खड़ी है। पहले किसे समझाए, संसद को या फिर सुप्रीम कोर्ट को? लगता है मन की बात के बाद अब उसे कानून की बात से भी समझाना पड़ेगा। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब एक परिवर्तन यह भी होने वाला है कि आपके हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट दोनों की सुविधा रहे, लेकिन उन सब के साथ ही बंदिशें भी हो सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या इंटरनेट किसी एक मुल्क का है? क्या इंटरनेट पर कुछ खास कंपनियों का हक है? क्या इंटरनेट की सुविधा रईसों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग होगी? यह सवाल इस तेजी से उठ रहा है कि देश के करोड़ों लोग अब सेव द इंटरनेट का नारा लगाने लगे हैं। और यह सवाल बड़ा होने लगा है कि टिम बर्नर-ली ने इंटरनेट की सुविधा को भले फ्री में दुनिया को मुहैया कराया, लेकिन अब कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां चाहती हैं कि अब उनकी मनमर्जी चले, यानी आजादी के प्रतीक इंटरनेट से कंपनियां मुनाफा भी बनाएं और यूजर्स पर बंदिश भी लगाएं। सरकार एक तरफ से कहती है कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जो भी सर्विसेज हैं फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, एक ही टैरिफ पे एक ही स्पीड तरह की स्पीड पे होनी चाहिए, बट दूसरी तरफ ट्राई एक अपना कंसल्टेशन पेपर ले आती है और उसमें करीब 30 क्वेश्चंस फ्रेम करती है जो कि ऑपरेटर्स को, जो कैरियर है, उसके फेवर में जाते हैं और नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जाते हैं। जरा इस खेल को बारीकी से समझिए। अभी आप मनचाहे तरीके से डाटा डाउनलोड करते हैं, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी न होने की वजह से आईएसपी चाहे तो किसी साइट को तेजी से डाउनलोड करने की सुविधा दे सकती है।